अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अदनान, एडवोकेट द डॉक्टर्स लॉ कॉलेज से। आज हम पढ़ेंगे लेबर लॉज। पेपर है आपका ऑप्शनल। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको वो असूल, वो चीज़ें बता सकें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हों। और ये ज़रूर आप याद रखिए कि ये जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही हैं। पेपर का नाम है लेबर लॉ। अभी सबसे पहले हम इसकी कोर्स आउटलाइन देखेंगे। लेबर लॉज, इसको हम ये भी कह सकते हैं कवानीन या कानून। कवानीन मजदूरान, ये इसका नाम है। ठीक है, अब देखना यह है कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है या जिनसे मुतल्लिक सवालात हैं। सबसे पहले है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002। इसको कहते हैं IRO, इसको शॉर्ट IRO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IRO 2002। एक तो ये है। नंबर 2 पे क्या है? चार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये समझें कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो कवानीन बनाए गए हैं लेबर से मुतल्लिक, इसमें ज़्यादातर चाइल्ड लेबर की बात है। चाइल्ड लेबर समझते हैं? बच्चों को काम करने में ममानियत है कि वो काम नहीं करेंगे जब तक वो मेजर नहीं हो जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या है जी? तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। दी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। (1968) द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968। ये 3 चीजें हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा हैं। वैसे तो ये देखें कि अगर इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस को देखें तो ये रिपील हो चुका है। ये रिपील हो चुका है। अब इस वक्त जो इन्फोर्समेंट जो है वो पीरा है, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012। लेकिन हमारी BZU में अभी तक यही IRO 2002 हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है ना? अच्छा, ज़्यादातर सवाल इससे हैं। ये चार्टर है। चार्टर, ये भी मैं इसके बारे में बताता हूँ IRO में क्या क्या चीज़ें। चार्टर जो है इसका कोई बुक नहीं है, ये आपको जस्ट लाइक कुछ असूल हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ जो है कि उन असूलों के तहत लेबर लॉज बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल कवानीन है इस चार्टर में, उसकी रोशनी में ही सारे कवानीन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968, इससे भी एक सवाल आता है, अक्सर, ज़्यादा नहीं है। इसमें अक्सर काइंड्स ऑफ वर्कमैन के हवाले से आ जाता है कि वर्कमैन की काइंड्स क्या हैं। तो मुख्तसर ये कि आप इसको सिर्फ लिख लें, बाकी हम इसको मज़ीद देखते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें लेबर लॉ को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझनी हैं। मसलन इसके 2 इम्पॉर्टेंट रोल हैं, 2 किरदार हैं इस पूरे लॉज में। वो कौन कौन से हैं? 2 करैक्टर हैं। करैक्टर नंबर 1 है एम्प्लॉयर। करैक्टर नंबर 1 क्या है? 2 करैक्टरों के दरमियान में ये घूमेगा। पहला करैक्टर है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? आजिर।
किसे? या मालिक, आजिर को कहेंगे या मालिक को कहेंगे। अच्छा, अब इस एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हमने देखनी है। इस मालिक को क्या क्या चीजें इससे रिलेट कर रही हैं। मसलन मैं आपको कहूं कि एम्प्लॉयर्स मींस एनी मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयर मींस एनी मैनेजमेंट, कॉमा, इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। देखें, मालिक हमने पहला करैक्टर अभी पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर, लेबर लॉज की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी इंतजामिया, सनत या मैनेजमेंट, इस एस्टेब्लिशमेंट से मुराद भी जहां पे ये लफ्ज बार बार बोले जाते हैं ना लॉज में, तो उससे इन तीनों से मुराद एम्प्लॉयर है। यानी ये जहां लफ्ज ये बार बार आप पढ़ेंगे, रिपीट होंगे, इससे मुराद क्या होगी? इन तीनों से मुराद एम्प्लॉयर है। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट की बात हो, मैनेजमेंट की हो, फैक्ट्री की हो, इंडस्ट्री की हो। अच्छा, आगे से एस्टेब्लिशमेंट को भी आगे बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट से क्या क्या मुराद है। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद है एनी ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी एंड कंपनी। इस एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहेंगे? एनी ऑफिस, फैक्ट्री, एनी ऑफिस, फैक्ट्री, फर्म, सोसाइटी, फर्म, सोसाइटी और इसके अलावा एनी कंपनी, कंपनी एंड शॉप। एटसेट्रा भी करते हैं। देखो, हम एम्प्लॉयर को अभी वाज़े तौर पे क्लियर कर लेंगे तो फिर आगे चलेंगे। एम्प्लॉयर कौन है? किसी फैक्ट्री का मालिक, किसी फर्म का मालिक, किसी सोसाइटी का मालिक, किसी कंपनी का मालिक या किसी शॉप का मालिक। यानी जहां पर कोई मजदूर काम करे, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब से मुराद एम्प्लॉयर है। ये बात समझ आ गई? यानी ये जब लफ्ज बोला जाए, पढ़ा जाए, तो आपके ज़हन में स्केच होना चाहिए एम्प्लॉयर यानी मालिक। मालिक कौन होता है? उजरत देने वाला। कौन है? उजरत देने वाला। अब ये एक करैक्टर है, ये करैक्टर ठीक है। अब दूसरा करैक्टर कौन है? वर्कमैन। ये कौन है जी? मजदूर। ये वर्कमैन कौन है? अब इसको अगर वो उजरत देने वाला है तो ये क्या है? उजरत लेने वाला। अच्छा, ये बताएं, कोई फैक्ट्री का मालिक या किसी के एसेट्स अगर हों तो क्या वो मजदूर होगा? वो मजदूर की डेफिनेशन में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज। अक्सर आपने देखा होगा, लेबर की सीट होती है, मखसूस सीट होती है। कौंसिल के इलेक्शन हो जाएं, लेबर की सीट होती है, यूनियन काउंसिल के हों, यानी निचले सतह पर, तो वर्कर की सीट होती है। वर्कर के वे वो फाल करता है, वो इलेक्ट होता है जो बिल्कुल नीचे मजदूरों की नुमाइंदगी करता है, जो मजदूरों की नुमाइंदगी करता है। अच्छा, वर्कर मीन कौन है? वो कहता है वर्कर मीन एनी पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन दी डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। वर्कर means any person who is not fall within the definition of employer। वो कहता है कि हर वो शख्स वर्कर है जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में ना आए। ठीक है। अब यानी ये सारी चीज़ें इससे मनफी हो गई। एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं वर्कर में आएगी और कोई भी फैक्ट्री का ऑनर या कोई भी, यानी पर वर्कर, मजदूर
जो उसके पास काम करने वाला है या उजरत लेने वाला है मालिक से, वो वर्कर कहलाएगा, और वो वर्कर जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में ना आए। ये बात समझ आ गई। अब ये पूरा लेबर लॉ इन दो करैक्टर्स में घूमेगा, इन दोनों के करैक्टर्स हैं। अब हमने देखना है इसके अंदर एक और लफ्ज है यूनियन। यूनियन ये समझ लिया। अब मैं आगे चलता हूं। यूनियन आपने अक्सर सुना होगा इसका लफ्ज यूनियन। यूनियन इज स्ट्रेंथ, सुना है ना? यूनियन इज स्ट्रेंथ क्या मतलब? इत्तेफाक में बरकत है ना? तो ये मजदूर भी अगर अकेले होंगे तो इनमें इसकी वो पजीराई नहीं होगी, लेकिन अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो पजीराई हो जाएगी और अपने मामलात को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, यूनियन से क्या मुराद है? यूनियन से मुराद है एन ऑर्गेनाइजेशन formed to negotiate with employer। लिख दूं? Union means an organization formed to negotiate with employer on behalf of worker collectively। लिख लेंगे, क्योंकि अभी डेफिनेशन एक दो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी तो फिर आगे चलेंगे। वो कहता है कि यूनियन से क्या मुराद है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इजाज़त देता है कि हम किसी यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, हम किसी भी यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसी तरह से मजदूरों को भी लेबर लॉ के मुताबिक ये हक हासिल है कि वो किसी यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये यूनियन की बात हो गई कि यूनियन से मुराद है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इक्का या इत्तेहाद जो कि मुज़ाकरात करे, किससे? एम्प्लॉयर से। निगोशिएशन करेगा एम्प्लॉयर से, किसके बिहाफ पे? वर्कर या वर्कमैन, वर्कमैन या वर्कर एक ही बात है, के बिहाफ पर उससे मुज़ाकरात करेगा। और क्या मुज़ाकरात करेगा वो आगे बात है, वो देखते हैं कि वो क्या बात करेगा और उसको किस चीज़ का मैंडेट है। कलेक्टिवली यानी मजमूई तौर पर वो मुज़ाकरात करेगा, क्योंकि अब वही बात आ जाती है। अच्छा, यूनियन के बाद एक और चीज़ है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन, अब ट्रेड किसे कहते हैं? यूनियन इत्तेहाद भी कह सकते हैं, इत्तेहाद कह सकते हैं ना, तंजीम भी कह सकते हैं। तंजीम, तिजारती तंजीम, इससे क्या मुराद हुआ? ट्रेड यूनियन। क्योंकि ये ट्रेड यूनियन, यूनियन स्टैब्लिशमेंट, ये चीज़ें आपके बार बार आएंगी ना, तो मैंने इसलिए इनकी लफ्ज़ों से आशनाई हो जाए। अब ट्रेड यूनियन किसे कहता है? मीन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर। ट्रेड यूनियन मीन्स, लिख रहे हैं? हाँ, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी combination of worker for defending the interest and rights of worker। interest and rights of worker यानी उससे मुराद क्या है? एक का कॉम्बिनेशन, इत्तेहाद, एक का किसका? उन वर्कर्स का, उन मजदूरों का जो दिफा करेगा हकूक का और मफादात का। हकूक और मफादात का दिफा करने वाला जो एका है उसको ट्रेड यूनियन कहते हैं। यानी मजदूरों के हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और उनकी आवाज़ एम्प्लॉयर तक पहुंचाने वाले को ट्रेड यूनियन कहते हैं। इसको ट्रेड यूनियन कहते हैं। अब हमने ये देखने की ट्रेड यूनियन बनती कैसे है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी लिख लें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सनती तनाज़ा, क्या कहेंगे हम इसको? सनती
तनाज़ा। अब सनती तनाज़ा क्या है? सनती तनाज़ा में लिखें एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, ये चार चीजें हैं। क्या क्या चीजें जी? एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? मुलाजमत। नॉन एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत पे ना रखना, उस पे है मुलाजमत पे रखना, मुलाजमत पे ना रखना, नॉन एम्प्लॉयमेंट। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत की शराइत, और कंडीशन ऑफ वर्क, काम की सूरत-ए-हाल। ये चार चीजें क्या हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से मुराद वो मुतनाज़ा चीज़ें जिन पर अक्सर औकात एम्प्लॉयर और वर्कमैन में तनाज़ा रहता है, उनके दरमियान में यानी झगड़ा रहता है, जिसकी वजह से मुकदमात होते हैं। मैं किसी को मुलाजमत पे रखना है, किसी को निकालना है, काम की सूरत-ए-हाल क्या है? मुझसे 8 घंटे की ड्यूटी लिए, मुझे 10 घंटे लिए जा रही है, ये टर्म है ना, 8 घंटे हो गए। कंडीशन ऑफ वर्क, जो मुझसे हल्के काम की मुझे कहा गया था, यहाँ भारी काम लिया जा रहा है। यानी ये मुतनाज़ा चीज़ें हैं। ये वो तनाज़ात हैं जो लेबर लॉ जिसको कवर करता है, एक वर्कमैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये बातें समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आपको सूरत-ए-हाल बताता हूँ ट्रेड यूनियन की। एक फैक्ट्री है, उसका नाम है फातिमा फर्टिलाइजर। ये क्या है? फैक्ट्री है, फर्म है, एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी है। मैंने आपको मिसाल देनी है। इसका नाम है, अब इसका एक क्या है, जो इसका मालिक होगा उसको हम क्या कहेंगे? जाहिर है एक इंडस्ट्री का मालिक भी तो है ना। ये इसका ऑनर है। इसके जो ऑनर है उसी को हम एम्प्लॉयर कहेंगे, ऑनर को एम्प्लॉयर कहेंगे। ठीक है जी। इस फातिमा फर्टिलाइजर, ये खाद की फैक्ट्री है, खाद की फैक्ट्री। अब पूरे पाकिस्तान की आपने फैक्ट्रियों के ऊपर आपने सोच विचार करनी है। इसके अंदर एक एम्प्लॉयर है। कितना है? एक एम्प्लॉयर है, और 1000 इसमें वर्कर हैं। कितने हैं? वर्कर की तादाद है 1000। अब 1000 वर्कर, अगर एक एक फर्द जाके बात करे एम्प्लॉयर से तो बात नहीं मानेगी। वर्कर की बात को वो अहमियत नहीं दी जाएगी, वो उसकी वर्थ नहीं होगी। इन वर्कर्स ने सोचा कि हमें कानून भी कहता है, हमें इजाजत देता है, क्यों ना हम अपनी तंजीम बना लें। इस फातिमा फर्टिलाइजर में 4 तंजीमें बन गई। ए, इसके भी 100 वर्कर, बी, इसके भी 100 वर्कर, सी, इसके भी 100 वर्कर, और डी, इसके भी 100 वर्कर। इन 4000 में से 400 लोग तंजीम का हिस्सा बन गए। अक्सर आपने सुना होगा गुलाब, यूनियन, ट्रेड, उस तरह के नाम अक्सर लिखे होते हैं, अक्सर आपने बैनर्स पे पढ़ा होगा। अब मैंने इसको ABC से मिसाल दी है। अब इस एक तंजीम है, उस तंजीम का नाम है ए, इसको हम कहेंगे ये ए ट्रेड यूनियन। ये कौन सी है? ए ट्रेड यूनियन। इसमें 100 वर्कर है ना, 10 उसमें ओहदेदार हैं, 90 उसमें मेंबर हैं। ये क्या है? मेंबर। और ये क्या है? ऑफिस बेयरर। इसको क्या कहेंगे? ऑफिस बेयरर। उन्होंने क्या किया? 100 में से उन्होंने कहा 90 मेंबर बन जाओ, 10 जो है ना, एक सदर सेक्रेटरी चुन लिया उन्होंने अपने तौर पे। फाइनेंस सेक्रेटरी,
ऑडिटर, मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, मजलिस आमला के मेंबर, क्योंकि एक तंजीम के लिए ओहदेदार होना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं, हम आपस में तंजीम बनाते हैं। अब इस तंजीम, अब एक फैक्ट्री में 4 तंजीमें काम कर रही हैं, काम वो वैसे कर रहे हैं। 600 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई तंजीम नहीं बनाई, बाकी 600 बच गए ना। उनकी मर्जी, वो इसमें से किसी से इलाक कर लें, आ जाएं, किसी में शामिल हो जाएं, शामिल हो सकते हैं, या कोई और मिलके एक तंजीम बना लें। बात समझ आइए। अब ये जो ABCD है, ये एक एक ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन A, ट्रेड यूनियन B, C और D। अब क्या हुआ, इन्हीं ट्रेड यूनियन में से, अच्छा, इस फातिमा फर्टिलाइजर ने, ये समझो आप मुल्तान में, इसने क्या किया, एक और अपना वो बना लिया ब्रांच, फातिमा फर्टिलाइजर रहीम यार खान ब्रांच। हो सकता है ना, एक इंडस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचें भी तो होती हैं। अब वहां पे भी 1000 वर्कर है, इसका एम्प्लॉयर भी हो सकता है यही हो, या इसका और भी हो सकता है किसी को। अब यहां पर भी तंजीमें बन गई, A/1, B/1, C/1 और D/1। यहां पे भी वर्कर ने तंजीमें बना ली। ये है इंडस्ट्री ट्रेड यूनियन, ये है इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन। ये लफ्ज भी आपके इसी बुक में है। एक है इंडस्ट्री यूनियन और एक है इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन। ग्रुप से मुतालिक है। इसी तरह की बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जिनके बहुत सारे ग्रुप हैं। इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या ग्रुप ऑफ फैक्ट्री। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ही सूबे में है। अब ये मुल्तान भी इधर ही है ना, पंजाब में, रहीम यार खान। अब फातिमा ने एक और बना लिया, कहां पे, सिंध में, सूबे से बाहर चली गई। ठीक है। इंडस्ट्री यूनियन, इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, और एक और है प्रोविंशियल लेवल पे जिसे कहते हैं, एक है, देखो एक इंडस्ट्री है। अब यहां देखो हमारे पास 2 सूबे आ गए, फिर हमारे पास एक फेडरल भी आ जाएगा, है? मैं बता देता हूं, फेडरल। कुछ यहां से मेंबर चले, कुछ यहां से, कुछ यहां से। इन्होंने मिलकर क्या किया, यार मुल्की सतह पर भी एक तंजीम होनी चाहिए, उसे कहेंगे ट्रेड यूनियन एट नेशनल लेवल। ट्रेड यूनियन एट और ये ट्रेड यूनियन कौन से लेवल पे है, प्रोविंस लेवल पे। मकसद क्या है, यहां इस तक बात मनवाना, ग्रुप में बात मनवाना, वर्कर को प्रोटेक्ट करना, सूबाई सतह पर प्रोटेक्ट करना, वफाकी सतह पर प्रोटेक्ट करना। अक्सर आपने देखा होगा कि सुना होगा अखबारों में कि PM हाउस के बाहर मजदूरों का धरना, सुना? इस्लामाबाद में मजदूरों का धरना। वो मजदूर ऐसे थोड़ी चले जाते हैं, उनकी यूनियन उनको लेके जाती है। फिर आपने देखा CM यानी पंजाब में माल रोड बंद कर दिया मजदूरों ने। बेसिकली वो ट्रेड यूनियंस होती हैं, मजदूर एक नहीं जा सकता, उनकी ट्रेड यूनियन के सदूर उनको लेकर जाते हैं कि चलें जी, आज हमने तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी है, आज तनख्वाह को इंक्रीमेंट लगाना है, आज इसके साथ काम की शराइत को तय करनी है। यानी जहां डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट चाह रही हैं, उन डिस्प्यूट में अगर हकूक पामाल होंगे किसी मजदूर के, तो वो ट्रेड यूनियन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेगा। देखो, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मालिक से बात मनवानी है। डिस्प्यूट वर्कमैन का और एम्प्लॉयर का है, लेकिन वर्कमैन अगर ट्रेड यूनियन के जरिए बात बढ़ाएगा तो बात सुनी जाएगी उसकी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला सवाल हम करते हैं, यहां तक बात समझ आ गई? इसकी रजिस्ट्रेशन की बात है।
पहले हाँ रजिस्ट्रेशन भी है इसकी ट्रेड यूनियन की। पहला जो सवाल है ना आपका, वैसे समझा देता हूँ, आसान सा है। ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, देखो जो ये यूनियन बनी है ना, ये इस फैक्ट्री में है, ये जिस जिले में है उसको उस जिले के रजिस्ट्रार के पास एक दरखास्त देनी है कि मैं इस फातिमा फर्टिलाइजर में हम इतने वर्कर हैं और हम काम करते हैं, हमें रजिस्टर्ड करें। ट्रेड यूनियन बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं होगी। लेबर लॉ का पहला सवाल आपकी बुक में मौजूद है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अच्छा, कभी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई कॉलेज में, BZU में करवाई है ना? आप सारे मिलकर तंजीम में बनी हुई है, एक तंजीम है ना। अच्छा, इसके अलावा तंजीम कौन सी होती है? मैं आपको एक और मिसाल दूं, PMLN हमारी तंजीम का नाम है, PTI, अच्छा कौन सी है जी? PPP, और कौन सी एक और तंजीम? JUI, बताइए। JUI ये क्या है? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की तंजीमें हैं कि नहीं? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें भी सदूर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और सारा कुछ। इसी तरह से ट्रेड यूनियन, अब इसी को हम मिसाल लेते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है, पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी होती है, इसी तरह से ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन भी होती है। ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेगा? ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार, अपॉइंट रजिस्ट्रार। अच्छा, उसका क्या प्रोसीजर है? एक सादा सा प्रोसीजर है, मैं आपको आम उसमें समझा देता हूँ, उस क्वेश्चन में तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप अपना ID कार्ड देते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, उन्होंने क्या करना है, 100 बंदों के ID कार्ड इकट्ठे करने, एक दरखास्त लिखनी है, ठीक है, उसके साथ कापियां लगा देनी है और 100 रुपये 50 रुपये फीस इकट्ठी कर ली है और जाकर रजिस्ट्रार को दरखास्त दे देनी है कि हमें रजिस्टर्ड करें। वो पूरा सवाल पढ़ेंगे ना, यही चीज है रजिस्ट्रेशन जी। किस तरह से? नहीं, सबऑर्डिनेट ट्रेड यूनियन इसके ऊपर वाइज है, वाइज ऊपर है, नीचे ट्रेड यूनियन है। यानी सबसे इसकी कैटेगरी 4 कैटेगरी है ना, ट्रेड यूनियन, वाइस ट्रेड यूनियन, प्रोविंशियल ट्रेड यूनियन, फेडरेशन। ये हमारी अभी छोटी ट्रेड यूनियन पे हम खड़े हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें, सबका प्रोसीजर एक है। 4 सतह बना दी हैं, ट्रेड यूनियन, वाइस, सूबा, वफाक। इसको फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन भी कहते हैं, ऊपर वाली को। अच्छा, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। ये वहां होती हैं, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हमारा फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इसलिए कि हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर जिस मुल्क में कन्फेडरेशन वाला कानून है वहां कन्फेडरेशन होगी, यानी रियासतों को अगर आज़ादी है, अलग अलग रियासतें, वफाक नहीं है, तो वहां कन्फेडरेशन होगा। हमारा वफाक है, ठीक है। तो हमारा फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरेशन ट्रेड यूनियन है, वो जो मुल्की सतह पर हमारे PM से मुज़ाकरात करे या उस फैक्ट्री के ऑनर को मजबूर करे PM कि जनाब हमारी बात माने। होता अक्सर ऐसे, रोड ब्लॉक कर दी, सरगोदा रोड बंद, फैसलाबाद रोड बंद, क्या बात है जी, वो हमारी बात नहीं मान रहा। फिर कमिश्नर आ गया, डिप्टी कमिश्नर आ गया, दोनों की बात को सुनकर मामला रफा दफा करवाया। मकसद ये है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना है मजदूरों। अच्छा, ये वाली ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन में बहुत आसान सा सवाल है, आप पढ़ेंगे ना, आपको सिर्फ वही बातें मैंने आपको बताई हैं कि इसकी जैसे एक अपनी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, मैंने आपको सिंपल सी बात, इसी तरह से किसी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही रिक्वायरमेंट होती है। उसमें इंडस्ट्री का नाम लिख देना है, वर्कर की तादाद लिख देनी है, वो आप पढ़ेंगे, बहुत आसान सा, मैंने आपको थीम दे दिया। अच्छा, एक और बात, अब एक लफ्ज है CBA, ये दूसरा सवाल है। पहला था रजिस्ट्रेशन, CBA किसे कहते हैं? देखें, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। CBA किसे कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। उर्दू में क्या कहेंगे? मजमुई सौदेबाजी की तंजीम। मजमुई सौदेबाजी, इससे क्या मुराद है?
मजमूई सौदेबाजी की तंजीम, इस पे सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीबीए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कैसे बनेगा? ये जो 4 तंजीमें हैं एक फैक्ट्री में, इनमें पोलिंग होगी। ये जो 4 तंजीमें नहीं है एक इंडस्ट्री में, इनमें क्या होगा? पोलिंग होगी। अब मसलन इन चारों में पोलिंग हो गई, जीत गई बी। हमारी वैसे हुकूमती जमात कौन सी है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शन नहीं लड़ती। जब इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर एक जीतती है ना। हमारी अब कौन सी जीतने वाली तंजीम है? पीटीआई सीबीए। इनमें इलेक्शन होगा, जो सिक्योर कर ले 33.33%, वो सीबीए बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? हाँ, फिर इनका मैंडेट भी इसके पास आ गया। देखो अलग अलग ट्रेड यूनियन बात नहीं करेगी अब ट्रेड यूनियन में से जीतने वाली ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर से डायलॉग करेगी। बात समझे? जैसे हुकूमती जमात हमारी पीटीआई है, वैसे इनमें पोलिंग होगी, एक इलेक्शन डे होगा, उस पर पोलिंग होने के बाद जो जीतेगी वो सीबीए कहलाएगी। अब सीबीए ने बात करनी है एम्प्लॉयर से, इस पर भी सवाल है। अब वो कहता है कि सीबीए कैसे होगी, कैसे सीबीए बनेगी? अब मैं उसकी भी एक मिसाल दे देता हूं। आपने जनरल इलेक्शन देखा है? हमारा जनरल इलेक्शन देखा है? अच्छा, जनरल इलेक्शन में हमने अक्सर देखा होगा कि इलेक्शन बोर्ड बनाया जाता है। इलेक्शन बोर्ड होता है ना। अब ये मैं सीबीए पढ़ा रहा हूं आपको। इलेक्शन बोर्ड होता है, इस पे वो क्या कहता है? इस पे एक सवाल पूछेगा, प्रोसीजर। किस चीज का? प्रोसीजर फॉर सीबीए। वो कहता है क्या तरीकाकार है एक सीबीए को बनाने का? एक सीबीए को बनाने का तरीकाकार बताएं। इस पे सवाल आ जाएगा। आपने क्या करना है? हमारे जर्नल इलेक्शन वाला असूल है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन बोर्ड। एक मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं, आपने उस सारे को रिवाइज कर देना है। इलेक्शन बोर्ड अपॉइंट होगा, फिर क्या होगा? नॉमिनेशन पेपर सबमिट होंगे। ये अपने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करेंगे। नॉमिनेशन पेपर सबमिटेड, फिर क्या होगा? उन पर एतराजात। जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं, ये सारा वही इलेक्शन है, सीबीए का भी वही इलेक्शन है। आप कानून को इसको किताब में पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही बात सामने आएगी। नॉमिनेशन पेपर हो गए, उस पर ऑब्जेक्शन आते हैं ना। ऑब्जेक्शन के बाद क्या होता है? फाइनल लिस्ट लग जाती है। फाइनल लिस्ट ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो गई। फाइनल लिस्ट आने के बाद क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ सैंबल। इनको भी कोई, किसी को फूल मिल जाएगा, किसी को जनाब खरगोश, किसी को जनाब तीर, और किसी को पेंशन या कोई हॉकी शाकी। अक्सर देखा होगा आपने, निशान बने होते हैं ट्रेड यूनियन के, वो उनको सैंबल मिलता है बेसिकली कि इस सैंबल पर वो अपना इलेक्शन लड़े। ठीक है, तो अच्छा, सैंबल अलॉटमेंट आ गई, यहां तक बात है। अब हमने उसी जनरल इलेक्शन को देखना है। हम कितने 2-3 इलेक्शन तो हमने भी देख लिए होंगे साहब का। अच्छा, सैंबल अलॉटमेंट हो गई, उसके बाद क्या होता है? कंपेन हो गई। बिल्कुल ठीक है, आपकी हेडिंग है, कंपेन करेंगे। कंपेन के बाद क्या करेंगे? पोलिंग डे। पोलिंग डे आ गया। अच्छा, उसमें दरमियान में अपीलें भी हो जाती हैं बाज़ बात। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब देखो यही बात है, जब मैं आपको समझा गया हूं, आप क्वेश्चन आप खुद आंसर दे रहे हैं। मेरा मकसद भी यही है कि मैं अगर आपको एक सिमत में लगा दूंगा ना, तो आप समझ जाएंगे और आप आंसर करेंगे। अब सैंबल अलॉटमेंट, उसके बाद पोलिंग डे आ गया। पोलिंग डे के बाद क्या होगा? हाँ, वो तरसील, बैलेट बॉक्सेस की तरसील, उसको क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? कि ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट बॉक्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट पेपर्स, ट्रांसमिशन ऑफ स्टेशनरी। ये तंजीम को रजिस्टर कर रहे हैं भाई। ये सीबीए के लिए इलेक्शन हो रहा है पूरा। जैसे पोलिंग होती है, फिर पोलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको पूरा एक स्केच दे देता हूं, आप अपने तरीके से इसको हेडिंग बना लेना। पोलिंग स्टार्ट हो गई, उसमें ब्रेक हो गई, ब्रेक के बाद कोई लड़ाई झगड़ा भी आ जाता है, बात हो जाता है ना।
ये भी डाल देना, आपकी मर्जी है भाई। हाँ, पोलिंग स्टॉप इफ एनी डिस्प्यूट, यानी आपने उसको पूरा इलेक्शन बता देना, फिर आखिर में उसको रिजल्ट अनाउंसमेंट या गिनती जिसको कहते हैं शुमार करना, शुमार करने के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन, हाँ रिजल्ट की डिक्लेरेशन। अब ये 12-15 हेडिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल स्मूथली आपका जनरल इलेक्शन वाली हैं, वही सीबीए के इंतखाब के लिए वही हेडिंग। क्लियर हो गया सीबीए। अब ये इसी इंडस्ट्री में हमने ये देखना है कि और क्या डिस्प्यूट्स हैं और क्या सवालात हैं। मिसाल के तौर पे कंसीलिएटर एक सवाल है, सीबीए क्लियर हो गया ना सर? इसको ऐसे रहने दें, किस समझ आ जाएगी। क्योंकि देखो मैंने आपको ना इस तक पहुंचा दिया ना, फिर आप पहुंच गए, आपको सब सवालों की समझ आ जाएगी। ये थोड़े से स्केच ही बनाना था, समझाना था। अब एक सवाल है कंसीलिएटर, क्वेश्चन करा रहे हैं मैडम, स्केच भी बना रहे हैं और क्वेश्चन भी करा रहे हैं, क्योंकि इस मुख्तसर वक्त में हम यही एक सहारा है हमारे पास जिसके ज़रिए हम आपको पहुंचा सकते हैं। वरना तो अब 1 साल का सिलेबस आप कहते हैं 1-2 घंटे में हो जाए, तो हम इसी तरीके से ही पढ़ाएंगे। ये आपने हमारा साथ देना है। कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, पहले भी फीडबैक आया है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ज़ाहिर है अब इतने कम वक्त में ये चीज़ें पूरी नहीं होती, लेकिन थोड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं जिनसे आप उनको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये कंसीलिएटर क्या होता है? कंसीलिएटर, अच्छा एक होता है आर्बिट्रेटर, लफ्ज़ ये सुना है, और एक सुना है आपने मीडिएटर। हमारा टॉपिक कंसीलिएटर है, सुलह कराने वाला। इसे क्या कहेंगे? दो फरीकैन में जो सुलह करा दे वो कंसीलिएटर है। कंसीलिएटर होता है लेबर लॉ के तहत, आर्बिट्रेटर होता है आर्बिट्रेशन के तहत, इसको सालिस कहते हैं, सालिस कहते हैं, और मीडिएटर प्राइवेटली होता है। ये कानून के मुताबिक, यानी कि जब यहां ये अपना रोल प्ले करेगा तो इसको कंसीलिएटर कहेंगे, आर्बिट्रेशन में जाएगा तो दो प्राइवेटली अगर किसी में तो उसको हम मीडिएटर कहेंगे। अब दो फरीकैन कौन से हैं? हमारे जो दो मेन कैरेक्टर हैं, हाँ दो मेन कैरेक्टर हैं हमारे, एक एम्प्लॉयर है और एक वर्कमैन है। यानी अगर इनके दरमियान, अब आपने देखें मैंने जो पहली चीजें आपको बता दी है ना, कंसीलिएटर की बात आएगी, कंसीलिएटर को थोड़ा डिफाइन करना है, फिर आपने उसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बताना है कि इस कंसीलिएटर ने उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में से कोई डिस्प्यूट है तो इसको हल करना है। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन से हैं? काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हाँ वो भी आगे देखते हैं। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपके ध्यान में होने चाहिए, हर सवाल में आपको मदद देंगे। एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसको ट्रेड यूनियन से हल करेंगे, ट्रेड यूनियन और सीबीए हल करेगी, सीबीए नहीं करेगी वो नाकाम हो जाएगी तो कंसीलिएटर आ जाएगा। भाई सीबीए अगर नाकाम हो गई तो फिर कंसीलिएटर आ गया। समझ रहे हैं ना, मैं स्टेप वाइज आपको लेकर चल रहा हूं। अब इसमें भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन से भी हेल्प मिल जाएगी साहब का, उसमें से, क्योंकि आप लोगों ने उसको अपनी हेडिंग्स लिख के डिफाइन करना है। अब इसमें यह देखना है कि कंसीलिएटर जो है वो क्या करेगा। उन्हीं चारों डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए तीसरे शख्स को जो अपॉइंट कर दे दोनों फरीकैन की मर्जी से, तो वो कंसीलिएटर है। उसने क्या करना है? उसने उन तमाम मसाइल को हल करना है जो वर्कर और एम्प्लॉयर के दरमियान में तनाज़ात हैं। अच्छा, अब इसके
इसका बोर्ड भी होता है, एक इस कंसिलेटर का बोर्ड भी बना दिया जाता है। यानी अगर ये फेडरेशन लेवल पर है या प्रोविंशियल लेवल पर है तो इसका ट्राइपरटाइट बोर्ड बन जाता है, 3 अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड, कंसिलेटर का बोर्ड बना दिया जाएगा। 3 मेंबर होंगे उसके, वो मेंबर जो फैसला कर दें सनती तनाज़े के ऊपर। क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं, हाँ बोर्ड ऑफ कंसिलेटर है, उसमें ट्राइपरटाइट बोर्ड है, मोर देन 1 एस्टेब्लिशमेंट। अगर तनाज़ा एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे चला जाए, एक से ज्यादा फैक्ट्री पर चला जाए, तो उस पर बोर्ड बना दिया जाएगा। अच्छा, उसने क्या करना है, एन इंडस्ट्रियल एट नेशनल लेवल पे, उसमें भी यही हो, ए डिस्प्यूट एट नेशनल इंपॉर्टेंस अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट ऑन द पार्टी सेटलमेंट ऑन फेलियर ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग डिस्क्लोज। अब इस कंसिलेटर को आपने स्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री के हद तक उसका एक पार्ट, अगर वो इंडस्ट्री वाइज है, साथ साथ अपने ना छोटी छोटी एक निशानियां वो साल लगा दिया करें, आपको याद रहे। अगर वो इंडस्ट्री वाइज है तो 2 अफराद का बोर्ड, अगर वो फेडरल लेवल पे चला गया तो 3 अफराद का बोर्ड है। देखिए, तनाज़ा जो है वो आपकी एक यूनियन से, एक फैक्ट्री से निकलकर ग्रुप तक जाएगा, ग्रुप से निकलेगा वो सूबे में जाएगा, सूबे से निकलेगा वो वफाक में जाएगा। तो 3 मेंबर, कंसिलेटर के वहां मेंबर की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तनाज़ा उसने क्या हल करना है, वो जो मैंने आपको बताए हैं, वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अच्छा, अब इससे हल नहीं होता तो किधर जाएंगे, इसने क्या करना है। अच्छा, इसकी ना इसका कुछ प्रोसीजर भी वैसे इसमें दिया गया है। वो प्रोसीजर, मतलब उसने एक नोटिस देना है, नोटिस देगा वो अंडर सेक्शन 25 का, 25 का उसने नोटिस दे देना है। नोटिस के बाद क्या करेगा, कॉल ऑफ मीटिंग, दोनों पार्टीज को बुला लेगा। क्या करेगा, मीटिंग कॉल करेगा। मीटिंग कॉल करने के बाद वो कहेगा अपने रिप्रेजेंटेशन नामजद करें। क्या करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो अब कंसिलेटर कर रहा ही है, क्यों, 2 फरीकैन के दरमियान। फिर क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन आगे, फिर नोटिस करेगा किसको, एम्प्लॉयर को। और नोटिस, पहले जो नोटिस है ना उसको रिपीट कर रहा है, नोटिस टू द एम्प्लॉयर। पहले नोटिस किया है उसने ट्रेड यूनियन को, अब वो कर रहा है नोटिस टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को करेगा। अच्छा, इस पे फिर वही बातें आ जाएंगी, कौन सा डिस्प्यूट हल करेगा, डिस्प्यूट्स आपने लिख के ना इसमें 4 डिस्प्यूट्स बता देने, 4 डिस्प्यूट्स बता देने, ठीक है। डिस्प्यूट्स बताने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे इफ डिस्प्यूट नॉट सेटल्ड। अगर सेटल नहीं होता तो वर्कमैन क्या करेंगे, 7 डेज का नोटिस देके स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर डिस्प्यूट सेटल नहीं होता तो वर्कमैन कितना, 7 डेज के नोटिस पे, और एम्प्लॉयर लॉकआउट पे जाएगा 15 डेज के नोटिस पे। डिस्प्यूट सेटल नहीं होता तो 7 डेज नोटिस बाय वर्कमैन या ट्रेड यूनियन, बाय वर्कमैन या ट्रेड यूनियन होगा, और 15 डेज नोटिस बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, अब ये एम्प्लॉयर क्या करेगा, लॉकआउट, और ये करेगा स्ट्राइक। देखो ना, सेटल हो गया तो मामला खत्म। कंसिलेटर ने अगर मामला सेटल कर दिया तो सेटल, नहीं होगा तो क्या होगा,
नतीजा निकलेगा 7 दिन के नोटिस पे स्ट्राइक हो जाएगी मनजानिब वर्कर और 15 दिन के नोटिस पे। अब अगला हमारा सवाल ही स्ट्राइक और लॉकआउट है। आगे चलते हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट देखें। स्ट्राइक जो होती है ना, इसे क्या कहते हैं? हड़ताल। और ये है लॉकआउट, तालाबंदी। जो एम्प्लॉयर की तरफ से स्ट्राइक होती है उसको लॉकआउट कहते हैं। वो कहता है मेरी मिल ही बंद है, चलो भाग जाओ। तो फैक्ट्री बंद कर देना, ताले लगा देना, काम ना करने देना, लॉकआउट है। वो फैक्ट्री खुली है, मजदूर हड़ताल पर है, तो इसे स्ट्राइक कहेंगे। ठीक है। अब स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं कि स्ट्राइक से मुराद ऐसा वो है वर्क का खात्मा, काम मुनक़ता हो जाना, खत्म हो जाना। किन की तरफ से? वर्कर्स की तरफ से किसी भी इंडस्ट्री में, इसे स्ट्राइक कहेंगे। और लॉकआउट किसे कहते हैं? ये आपको वहां से भी आपकी इसके लॉकआउट मींस द क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस और पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क होली और पार्शली बाय एन एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट। मसलन फैक्ट्री के कुछ हिस्से को बंद कर देना या पूरी फैक्ट्री बंद कर देना। फैक्ट्री मतलब मेरी, अब ये फैक्ट्री है, मैं आपको ये लॉन तक आने दूं, आगे जहां मेरी वो मशीनरी पड़ी है वहां तक मैं ना आने दूं। मैं कहूँ ठीक है बाहर घूम फिर के चले जाओ, अंदर नहीं दाखिल होना। ठीक है ना? तो उसमें आपने उसी दोबारा से इसको आफ्टर 7 डेज नोटिस, और वो आफ्टर इसको अब दोबारा से वो खत्म हो गया। इसको अब स्टार्ट कहां से करेंगे? मीनिंग से, डेफिनेशन से। और ये स्टार्ट कब होगा? आफ्टर 7 डेज नोटिस। और वो स्टार्ट कब होगा? आफ्टर 15 डेज नोटिस। अच्छा, इसके बाद इसकी ममानियत है। अब इसकी बात, हाँ, इसकी ना कुछ शराइत है, कंडीशंस, दोनों तरफ लिखनी है आपने। कंडीशंस क्या है इसकी? वो कहता है देयर मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दोनों में क्या कंडीशंस है? मस्ट बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आईडी से मुराद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब घर का तनाजा तो फैक्ट्री नहीं बात करेगा, ये हड़ताल करेगा। ठीक है ना? पहला जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है हमारे? 4 है। अच्छा, दूसरी बात, नो सेटलमेंट अराइव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलिएटर प्रोसीडिंग। बात समझ आई है? नो रिजल्ट, आप इतना मुख्तसर कर दें, नो रिजल्ट डिक्लेयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ कंसिलिएटर, या फेलियर कर दें, फेलियर ऑफ प्रोसीडिंग कर दें, मुख्तसर कर दें, फेलियर ऑफ प्रोसीडिंग। देखो ये भी होगा तो फिर ही होगी हड़ताल, अदरवाइज नहीं होगी। दोनों बातें उधर देखिए, ये सवाल ना इकट्ठा आएगा। वो कहता है स्ट्राइक और लॉकआउट पे बताएं, ये स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होती है। आपने पहले इसको डिफाइन करना है, फिर उसको करना है। ठीक है? अच्छा, फिर एक और बात है इसमें लिखी हुई है, पार्टीज डू नॉट एग्री, पार्टीज डू नॉट एग्री विद द कंसिलिएटर। अगर हम उससे मुत्तफिक नहीं हुए तो स्ट्राइक या लॉकआउट होगा। इसको भी मुख्तसर आप बना सकते हैं, जो मेरे पास लिखा हुआ है। डिस्प्यूट नॉट सेटल्ड येट। ये 4-5 शर्तें हैं, समझ आ गई? दोनों तरफ लिखनी है आपने, लिख लेंगे ना? क्लियर है ना? कोई बात अब हम तो नहीं है। अच्छा, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब मैं आपको ना, जब ये दोनों को डिफाइन कर देंगे ना, फिर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक क्या है
ये बात इधर भी आनी है, कंडीशंस जो मैंने लिखवा दी है, इस पे भी वही कंडीशंस आ जाएंगी, 2 3 4, ठीक है। फिर आ जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक, यहां पे आएगा, और यहां पे क्या आएगा, प्रोहिबिशन ऑफ लॉकआउट। मुमानियत, मुमानियत ही कहेंगे ना, तालाबंदी की मुमानियत। और इधर क्या होगा, हड़ताल की मुमानियत। वो कहते हैं मुमानियत है, नहीं करेंगे। क्यों मुमानियत है और कौन इम्पावर्ड है? इम्पावर्ड कौन है? देखिए, इम्पावर्ड कहता है वो कौन है जो इसको रोकेगा, इम्पावर्ड। अब एम्पावर्ड में आपने क्या लिखना है? पहले देखें लोकल सतह पे लोकल गवर्नमेंट, अच्छा, फिर है दूसरी नंबर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तीसरे नंबर पे फेडरल गवर्नमेंट, FG। अब तनाज़े को आपने वही शक्ल याद रखनी है। तनाज़ा लोकल सतह का है, एक इंडस्ट्री का मामला तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हुकूमत पंजाब इंटरवेंशन करेगी, उसमें मुदाखलत करके उसको रोकेगी। वही जो मैंने बताया कि रोड ब्लॉक कर देना और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा देना। मजदूरों ने अपने हकूक के लिए बाहर आना है ना, अगर वो बात नहीं मानेंगे क्या करेंगे? वो रोडों पे आएंगे और सरकारी अमलाक को नुकसान। इसलिए मुमानियत है कि नहीं होगी, फिर दोबारा सेटलमेंट पे आएंगे। इसके अंदर इसके अलावा कौन सा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट रोक सकती है, फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है। क्यों रोक सकती है? ताकि सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, इसमें बिल्कुल है, आप उसको लिमिटेड करें ना। अब जैसे जुलूस की बात होती है, ये कोई हम कहते हैं ठीक है आप पूरा अमन निकालें, आप उसके हद से तजावज़ ना करें। 7 दिनों बाद मजीद अगर स्ट्राइक बढ़ जाए, इसमें दोबारा नोटिस आ रहा है, 15 दिन का नोटिस स्ट्राइक और लॉकआउट में, फिर 15 डेज का नोटिस होगा। प्रोहिबिशन जब आ जाएगी तो फिर क्या होगा, दोबारा से उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा एम्प्लॉयर को और वर्कर को कि अपने मामलात को हल करें। आफ्टर स्ट्राइक नोटिस और आफ्टर लॉकआउट नोटिस, इसके नीचे लिख देना आपने 15 डेज। अच्छा, प्रोहिबिशन के बाद फिर क्या होगा? मैटर रेफर टू कमिश्नर। मैटर किसको रेफर हो जाएगा? कमिश्नर को हो जाएगा, और उसको साथ ये भी हिदायत दी जाएंगी कि इसको एक्सपीडिशियसली डिसाइड करें, यानी डायरेक्शन टू कमिश्नर होगी क्या? एक्सपीडिशियसली डिसाइडेड। बात समझी? और क्या करेगा उसके बाद? अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड। क्या करेगा कमिश्नर? क्या करेगा जब 15 दिन का नोटिस हो गया? वो क्या करेगा? अवार्ड अनाउंस। अवार्ड किसे कहते हैं? वो भी एक फैसला होता है, फिर वो दोनों को सुन के फैसला अनाउंस कर देगा। ये है लॉकआउट और स्ट्राइक। अब आगे चलते हैं, ठीक है? मजीद इसको आप देख लेना कि अब मैं वो लिखने से थोड़ा सा इज्तनाब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखने लग जाता हूँ ना तो बात तवील हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना, हम बात मुख्तसर के आदी रहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और सवाल है, लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट मामला कंसीलेटर से निकल के लेबर कोर्ट में भी जा सकता है। अगर एक मजदूर को निकाल दिया, लेबर कोर्ट सुना इसका नाम? जैसे हमारी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती, ऐसे बार्ड है। बार्ड मैंने समझाया था CPC में कि मना है समात
अब लेबर वाला सिविल कोड में आ जाएगा तो वो बार्ड है, क्रिमिनल वाला सिविल में आएगा, सिविल क्रिमिनल में बार्ड है। इसी तरह लेबर के जो डिस्प्यूट होंगे वो लेबर कोड में जाएंगे, वही 4 डिस्प्यूट, उससे मुतलका अगर कोई एग्रीव्ड होगा तो वो, तो उसको ये बताएं नोटिफाई कौन करेगा, एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी लेबर कोड की? प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी और विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, विद द ऑफ सीजे, किसको लगाएगी? प्रिजाइडिंग अफसर को लगा देगी। यानी उसका जो जज होगा वो क्या होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। पंजाब, हाँ पंजाब यानी सूबाई सतह का, वफाक का नहीं होगा। फिर इसको क्या करेगी? इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड करेगी। TJ से मुराद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड, तयन कर देगी कि आपने किस जुरिस्डिक्शन में रहना है, मतलब मुल्तान डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इसी तरह से सरगोदा डिवीजन और पिंडी डिवीजन, डिवीजन बता देगी। अच्छा, उस ये एस्टेब्लिशमेंट की बात है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ जज, क्वालिफिकेशन ऑफ जज, जज की क्या क्वालिफिकेशन है? वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कहता है क्वालिफाइड ए जज और एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट, ऐसा जज होगा जो एडिशनल जज बनने का अहल होगा। क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट जज हाई कोर्ट एंड आर एडिशनल जज। एडिशनल जज कौन से होते हैं पता है आपको? हैं? ऐसा इसको जज को लगाएगी। ये जो एडिशनल जज होता है हाई कोर्ट में, ये कंफर्म नहीं होता, इसको 1 साल के लिए प्रोबेशन आजमाइशी तौर पे लगाते हैं। अगर उसकी वर्किंग ठीक हो, यानी वो एक रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, उसकी परफॉर्मेंस, काबिलियत, अहलियत, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो जब तक वो कंफर्म नहीं होता वो एडिशनल जज होता है। जब कंफर्म हो जाता है तो वो हाई कोर्ट का जज कंफर्म जज होता है। वो कहता है प्रिजाइडिंग अफसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? वो कहता है ऐसा जज जो एडिशनल एडवोकेट जनरल का अहल हो, एडिशनल हाई कोर्ट जज बनने का अहल हो। अच्छा, हैज बीन जज, या वो जज रहा हो, रिटायर्ड जज लिख दें, रिटायर जज, रिटायर हो यानी कि रिटायर कर दें और उसके बाद इक्वल टू, तीसरे नंबर पे कौन सा है? इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट जज, DJ, इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट जज, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अब इसके बाद इसके फंक्शन कहने, फंक्शन वो कहता है क्या क्या है? फंक्शन ऑफ लेबर कोड, क्या फंक्शन है जी? देखिए, आपने पहले तो उसने क्या करना है? डिटरमिन करना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। फंक्शन क्या है? डिटर्मिनेशन दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और उस डिटर्मिनेशन में आपने वो 4 चीजें फिर बतानी है। क्या डिटरमिन करना है? एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ वर्क और कंडीशन ऑफ वर्क, वो 4 चीजों को बताना है। ठीक है। अब पावर्स की आती हैं, पावर्स ऑफ लेबर कोड, ये फंक्शन ऑफ लेबर कोड, फिर है पावर्स ऑफ लेबर कोड। पावर्स में क्या आएगा? आपने सिविल ट्रायल देखा कभी? इसको सिविल और क्रिमिनल दोनों की पावर है इसके पास। जो पावर्स की बात करेंगे ना, तो सिविल पावर भी है प्रिजाइडिंग अफसर के पास, क्रिमिनल पावर भी है। CPC के तहत सिविल पावर,
जब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा तो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कौन से पावर हैं? फौजदारी के, ट्रायल कर सकता है। उसमें और क्या उसके पास पावर है? मसलन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ग्रांट ऑफ रिलीफ, समन। देखें, जो एक सिविल ट्रायल का एक प्रोसीजर है वो आप सारा इसमें लिख दें। पढ़ा है आपने सिविल ट्रायल का या क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर पढ़ा है आपने? जब उसके पास कोई केस आएगा वो क्या करेगा? नोटिस करेगा, उसके बाद समन करेगा, अच्छा कोई वारंट निकालेगा, फिर जब पार्टी आएगी तो उससे कोई जवाब भी लेगा, रिटन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर वो उस पर एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले सकता है, किसी वर्कर को कॉल कर सकता है, किसी एम्प्लॉयर को कॉल कर सकता है। मैं ये इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं, इनको आपने अपने तौर पे इनको पावर्स को डिफाइन कर देना है। ये वही पावर्स हैं जो एक सिविल कोड की पावर है, जो एक क्रिमिनल कोड की पावर है, तो वो वाली पावर्स लेबर कोड में लिख देनी है। लेबर कोड समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अच्छा, थक तो नहीं गए? फ्रेश हैं? बता देना, कोई बोरिंग तो नहीं चल रहा? समझ आ गया ना? चलो, कुछ फर्क पड़ गया मुझे लगता है। क्यों मैडम? हैं? चेंज पड़ा है? पहले तो ऐसे मिले। चलो, चेंज भी जिंदगी में आना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या करें, इतने इंपॉर्टेंट सवाल आपके इस टॉपिक में आ गए हैं। अब आप ये ना समझ लेना सुबह आ रहा है। अनफेयर है? नहीं भाई, मैं चेक करता हूं। आज यार, ये हर बात पूछने की नहीं होती बस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अब आपको हो गई। मैं सप्ली वाला नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अनफेयर हैं। देखो यार, ये कैसी अजीब बात हो गई। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ, पहला कौन सा है जी? एम्प्लॉयर और वर्कमैन। हाँ, ये एम्प्लॉयर की है और ये किसकी है? वर्कमैन की। अनफेयर, पहले बताएं फेयर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मुनासिब, बट ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यार, मैं आपको फेयर समझा रहा हूं, फिर अनफेयर भी समझ लेंगे, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। हमने अनफेयर समझना है। फेयर मुनासिब कह लें, चले आसान अल्फाज में, मुनासिब हो गया, और अनफेयर नामुनासिब या गैर मुनासिब। चलो आसान लफ्जों में, अब आपको उस तरफ नहीं लेके जाते आप। गैर मुनासिब, ये भी गैर मुनासिब और ये भी गैर मुनासिब। ये किसका गैर मुनासिब है? देखो, लेबर प्रैक्टिस, मजदूर ने मजदूरी करनी है, तो उसमें अगर वो फेयर नहीं है तो वो अनफेयर हो गया। मालिक ने उजरत देनी है, काम लेना है, अगर उसमें वो सीरियस नहीं है तो वो भी अनफेयर हो गया। कौन से? राइट्स एंड ड्यूटीज, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, दोनों पार्टीज। अब देखना हमने ये कि अनफेयर वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो अनफेयर हैं। आपने ये दो बेसिकली एक सवाल है, पहले इसको डिफाइन करना है, फिर वर्कमैन को डिफाइन करना है। समझ रहे? अब मैं एक बात बताता हूं। इंपोज एनी इलीगल कंडीशन,
इम्पोज एनी, ये कौन लगा रहा है? अगर वो इम्पोज करेगा मुझ पे, वर्कमैन पे, ऐसी कोई शर्त जो गैर कानूनी होगी तो वो अनफेयर है। अच्छा, फिर इनकी कुछ पेनल्टीज भी हैं, वो भी साथ डिस्कस कर लेंगे। पेनल्टी इधर भी ऐसे ही है, यानी 4-5 अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं और 4-5 पेनल्टीज हैं। दोनों को फिर आपने अलग अलग बताना है। पहले ये होगी रिफ्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरी लिखें रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी अनफेयर है। मुस्तरद कर देना, मुलाजमत से निकाल देना। डिस्क्रिमिनेशन, अपने पसंदीदा वर्कर के दरमियान गैर इम्तियाजी सलूक, डिस्क्रिमिनेशन, ये भी तो होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होती नहीं है, ये अनफेयर है। सबको इक्वल लेकर चलेगा वो, ये पार्ट एम्प्लॉयर का गलत है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा। रिमूवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, किसी को निकाल दे, ये भी गलत है। रिमूवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं? तरकीब देना। ऐसा भी होता है भाई, इंड्यूसमेंट, तरकीब, ये भी अक्सर चल रहा होता है हमारे माशरे में हर जगह पे। कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल, मजबूर करना या मजबूर करने की कोशिश करना। कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल, मैं यहां पे सिर्फ कंपेल लिख रहा हूं। कंपेल करना यानी मजबूर करना या मजबूर करने की कोशिश करना। इंटरफेरेंस इन सीक्रेट बैलेटिंग, आपको यह बात पता है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं मालिक भी चाहता है मेरी मनपसंद की तंजीम जीते, जो मेरी हर बात को माने, यस मैन वाली। इंटरफेरेंस इन सीक्रेट बैलेटिंग, खुफिया राय शुमारी में मुदाखलत। मालिक तो यही चाहेगा ना कि मेरी पसंद की तंजीम आ जाएगी, मुझे पूरा टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्ट्राइक, रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं? हाँ, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग, ये भी जरूरी है, ड्यूरिंग स्ट्राइक। अब कहो जी अब ये तो चलेंगे स्ट्राइक पे, मैं नए बंदे रख लेता हूं, ये अनफेयर है। ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए। चलें अब हम उस तरफ आते हैं, फिर इसकी पेनल्टीज भी पढ़ते हैं। नहीं, वो मिसबिहेवियर पे मिसकंडक्ट आता है, वो एक क्वेश्चन अलग है। ये तो वही है जो मैंने आपको किताब में मौजूद है ना। अब लिखें वर्कमैन की। वर्कमैन भी तो कुछ ऐसा कर सकता है कि वो जो उस पर भी अनफेयर हो, वो लिखें। पहला लिखें परसुएशन, क्या है? परसुएशन भी तरगीब को कहते हैं। ये क्यों करेगा ये भी मैं बताता हूं। इंटिमिडेशन, इसे क्या कहते हैं? इंटिमिडेशन, खौफ दिलाना। इंटिमिडेशन, खौफ दिलाना, ये अनफेयर है। जो ये इंड्यूसमेंट है वो इसकी भी है। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट और ये परसुएशन में फर्क है थोड़ा, है ये दोनों तरगीबें, अच्छी तरगीब या बुरी तरगीब, मारने की, खौफ दिलाकर तरगीब, खौफ दिलाना। अच्छा, इसमें भी है कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल, वहां है कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल ऑफ ट्रेड यूनियन
ऑफ वर्कर, या वर्कर यहां कंपेल आर अटेम्प्ट टू कंपेल एम्प्लॉयर, जो वर्कमैन की है ना अनफेयर, उसमें आपने क्या लिखना है, कंपेल वाले इसमें कंपेल आर अटेम्प्ट टू कंपेल टू एम्प्लॉयर, मजबूर करना। अच्छा, कंपेल आर अटेम्प्ट टू कंपेल, पहले एम्प्लॉयर का लिखना, फिर नीचे लिखना कंपेल आर अटेम्प्ट टू कंपेल वर्कर, एनी वर्कर। वर्कर को कंपेल करने का भी नहीं है, क्या मेरी मर्जी की तंजीम को वोट दें, मतलब किसी और तंजीम वाला पकड़ के ले जाए, भाई मेरे वाले को दो, ये जीत रही है। वर्कर को आपस में तरगीब देना या वर्कर के आपस में उनसे वोट लेने के लिए उनको कंपेल करना, मजबूर करना, उनको खौफ दिलाना, ये सारी अनफेयर है। अच्छा, इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन किसे कहते हैं, इश्तियाल दिलाना। होता नहीं है अक्सर, एक आधा बंदा ऐसा भी होता है जो इश्तियाल दिला के चलो बाहर चलते हैं, बैलेट बॉक्स भड़का देना, हाँ कुछ शैतानी कर देना, इसका भी है इंटरफेरेंस इन सीक्रेट बैलेट। वर्कर भी ऐसा कर सकता है, वो भी अनफेयर होगा कि बैलेटिंग के दौरान वो डब्बे उठा के ले जाए। अक्सर होता नहीं है, हारने वाली तंजीम वो कहते हैं डब्बे उठा लो जी, चलो जी निकल जाओ यहां से, वो सारे बैलेट बॉक्स उठा के बाहर चले जाते हैं। वजह क्या है, रिजल्ट ही ना आए क्योंकि हम हार गए। ये भी अनफेयर है, इंटरफेरेंस इन सीक्रेट बैलेटिंग लिख दें, इंटरफेरेंस भी लिख दें। कैरी आर्म्स आर वेपन, असला लेकर आ जाना भी अनफेयर है। अच्छा, ये बातें लिख ली, कैरी आर्म वेपन, ये अंडर सेक्शन 63 है और वो अंडर सेक्शन 64 है, ठीक है। अब इसकी जो पेनल्टी है वो क्या है, 63 65 2 में है, हाँ ये कहां पे है 65 2 में, और इसकी पेनल्टी कहां है 65 3 में। 65 2 में पेनल्टी है, पेनल्टी क्या है जी, पनिशमेंट एक्सटेंड 30,000। इनमें सब में पनिशमेंट होगी एक्सटेंड टू 30,000। और यहां पे क्या है जी, सिर्फ जो है ना एक कंपेल आर अटेम्प्ट टू कंपेल टू एम्प्लॉयर, उसकी 30,000 है, बाकी सबकी 20,000 है। ये जो कंपेल यहां पे मैं लिख देता हूं, कंपेल वाली इसकी कितनी है 30,000 है, और बाकी सबकी 20,000 है। अब आपने करना क्या है, एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस पहले ये शुरू कर देना है ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। पहले आपने उसको पेनल्टी ये बतानी है, अनफेयर प्रैक्टिस एक, साथ पेनल्टी, फिर दूसरी, फिर पेनल्टी, फिर तीसरी, फिर पेनल्टी, चौथी पेनल्टी, इस तरह से इन सबको पेनल्टी के साथ डिफाइन करना है। हाँ इसमें सारी 30 है, लेकिन आपने उसको अलग अलग बतानी है। अनफेयर एक नहीं, ऐसे ऐसे डायग्राम बना के आ जाओ सबकी 30,000 है, ये तो मैंने आपको समझाया ना। आपने एक डिफाइन करनी है, साथ नीचे एक पेनल्टी की हेडिंग देनी है, एक्सटेंड टू 30,000, फिर एक लिखनी है, फिर 30,000, इस तरह से लिखना है। ये जब मुकम्मल कर लें फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑफ द पार्ट ऑफ वर्कमैन पे आ जाएंगे। ये भी एक लिखनी है, फिर इसकी पनिशमेंट पेनल्टी लिखनी है, फिर एक, फिर पेनल्टी, ये तकरीबन 20-30 आपकी हेडिंग्स बन जाएंगी। आसानी से नहीं हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अनफेयर हो गया, सब कुछ अनफेयर ही हो रहा है, वो भी हमारे साथ। मेरे ख्याल 2-3 सवाल और रह गए बस। अच्छा, मिसकंडक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको हर सवाल को इंपॉर्टेंट कह देते हैं, मैं कराने इंपॉर्टेंट आया हूं भाई, हैं? हाँ जी,
ये तो मुझे पाबंदियां लगा दी, वरना मैं आपको फिर बताता। अच्छा, कंडक्ट, कंडक्ट किसे कहते हैं? बिहेवियर, बिहेवियर को नहीं कहते, बिहेवियर को कहते हैं ना, कंडक्ट कहते हैं बिहेवियर को, रवैया। और मिसकंडक्ट किसे कहेंगे? जहां मिस आ जाए तो वो नामुनासिब रवैया, ऐसे भी कर लें, मिसकंडक्ट। अच्छा, इसका जो डेफिनेशन है या इसकी रेलिवेंट प्रोविजन है वो 15(2)(3)(4) में है। अब 15(2)(3)(4) क्या है, मैं आपको बताऊं। 15(2) एक्ट्स हैं, इसमें क्या बताया गया? एक्ट्स। एक्ट्स कौन से? कंडक्ट। और 15(3) में क्या बताया गया? 15(3) में चार्जशीट है। पंद्रह 4 में है चार्जशीट। हाँ, इसको 3 है, ये उल्टा ही हो गया। 3, 4 और 15(2), यहां पे पेनल्टी है। इसकी डेफिनेशन ऐसे ही, यहां पे पनिशमेंट है। अब 15 हमने, ये कौन से, ये क्या है? एक्स। इस एक्स से मुराद फेल है, वो फेल बताने हैं जो मिसकंडक्ट में आते हैं। ठीक है, मिसकंडक्ट में वो चीजें बतानी है जो आती हैं। हैप्चुअल एब्सेंस क्या है? पहला, क्या मतलब? अगर एक मजदूर रोज ही वो आता है, कार हाजिर हो जाता है, तो ये मिसकंडक्ट है। ठीक है। हैप्चुअल लेट अटेंडेंस, रोज देर से आना। दूसरा एक्ट लिखें, हैप्चुअल लेट अटेंडेंस। हैप्चुअल एब्सेंस, हैप्चुअल लेट अटेंडेंस। फिर लिखें हैप्चुअल ब्रीच ऑफ लॉ, वो आके फैक्ट्री के कानून तोड़ता है। कौन? हाँ, आदि है। हैप्चुअल एब्सेंस है, हैप्चुअल लेट अटेंडेंस, हैप्चुअल नेग्लिजेंस। जी समझ नहीं आई? वर्कर के हैं, हाँ, ये वर्कर के हैं सारे। मिसकंडक्ट जो है वो बाय द वर्कर है। विलफुल डिसओबीडियंस, जानबूझकर नाफरमानी करना, ये भी मिसकंडक्ट है, जैसे आप कर रहे हैं। रोज हम करते हैं, रोजाना अपनी जिंदगी में देखो, विलफुल डिसओबीडियंस। खैर, ये तो अभी लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है जी? विलफुल डैमेजेस और लॉसेस, जानबूझ के नुकसान पहुंचाना, विलफुल डैमेजेस कर दो बस। अच्छा, ये दो हो गए विलफुल। फिर लिखें थेफ्ट, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी, उसी फैक्ट्री में कोई चोरी कर लेना। थेफ्ट लिखें, फ्रॉड लिखें और फिर लिखें डिसऑनेस्टी। लिख लिया? थेफ्ट, चोरी कर लेना। और अच्छा, फिर लिखें जी इमोरल एक्टिविटीज। इसके अंदर इमोरल एक्टिविटीज, गैर इखलाकी हरकतें, एक्ट अगेंस्ट डिसिप्लिन, नज्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करना। अब ये बातें आपको मजीद मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है ना, बड़े आसान सी बातें। एक्ट्स अगेंस्ट डिसिप्लिन, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट किसे कहते हैं? किसी के बारे में बुलाया, उसने क्या किया? गलत बयानी कर दी। कहीं इंक्वायरी में बुला लिया, किसी वर्कर को किसी के खिलाफ बुला लिया, उसने वहां गलत बयानी कर दी, ये भी मिसकंडक्ट हो गया। इलीगल स्ट्राइक, इलीगल, अगर कोई इलीगल स्ट्राइक का हिस्सा बनेगा वो भी क्या करेगा?
और एक टर्म है गो स्लो। गो स्लो जानते हैं? नॉर्मल आउटपुट में कमी लाना जानबूझकर। भाई 100 पैकेट उसने तैयार करने हैं, वो सुस्ती से काम करके 50 बना रहा है। कोई भी फैक्ट्री है, किसी भी चीज का कोई काम हो रहा है, यानी नॉर्मल आउटपुट में कमी लाना, ये गो स्लो एक टर्म होती है। तो ये भी मिसकंडक्ट है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं 15(4). इसमें चार्जशीट फ्रेम होगी। अगर उसने ये 12 एक्ट कर दिए तो फिर पहले क्या होगा उसके खिलाफ? फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट। फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट। अगर ये उसने 12 एक्ट किए तो अक्सर सिर्फ चार्जशीट भी पूछ लेता है। मिसकंडक्ट पूछेगा तो मिसकंडक्ट बताना है, चार्जशीट पूछेगा तो आपने, ये क्वेश्चन चार्जशीट पर है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट। अच्छा, इसके एसेंशियल्स लिखने हैं आपने। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट में क्या करना है? इसके एसेंशियल्स बताने हैं। एसेंशियल्स ऑफ चार्जशीट, इसमें आपने उसको बताना है पर्पस, लैंग्वेज। ये किस जुबान में लिखी जाएगी? जिस जुबान में वो समझता हो, उर्दू में। पर्टिकुलर, नेम ऑफ अलेज्ड मिसकंडक्ट। क्या मतलब? पर्टिकुलर क्या होंगे? उसका नाम वगैरह लिखा जाएगा। अच्छा, फिर उसको अलेज्ड मिसकंडक्ट, इससे क्या मुराद है? अलेज्ड मिसकंडक्ट से क्या मुराद है? जो 12 इल्जामों में से एक इल्जाम है वो चार्जशीट पे लिखा होगा कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज है, ठीक है। मैनर ऑफ अलेज्ड मिसकंडक्ट, मैनर, अंदाज बताया जाएगा, तुमने कैसे बदतमीजी की अपने अफसर के साथ। ये जो भी 12 एक्ट होंगे उनमें से वो एक्ट का अंदाज, मैनर बताया जाएगा। मैनर। फिर लिखेंगे इशुएंस ऑफ चार्जशीट। इशुएंस होगी विद इन 1 मंथ, चार्जशीट का इजरा 1 मंथ में। फिर लिखें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको समाअत का मौका दिया जाएगा। किसको? जिसके खिलाफ चार्जशीट हुई है उसको क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी होगी किस चीज की? हेयरिंग की। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग, उसको समाअत का मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई में कुछ बताना चाहते हैं। होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, होल्डिंग हो गई। इस दौरान असिस्टेंस ऑफ एनी अदर वर्कमैन, असिस्टेंस, रहनुमाई ली जाएगी इंक्वायरी के दौरान। किसी ने उसको देखा हो ऐसा मिसकंडक्ट करते हुए तो उसको बुला लिया जाएगा। हो सकता है ना कोई वर्कर ने इसको देखा हो, कैमरे में आ जाए, तो किसी भी जराए से उसको पता चल जाए। असिस्टेंस ऑफ एनी अदर वर्कमैन। सस्पेंशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग चार्जशीट या ड्यूरिंग इंक्वायरी। सस्पेंशन ऑफ वर्क, काम नहीं करने दिया जाएगा उसको, वर्कर को उसका काम रोक दिया जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। कितने टाइम के लिए? 4 days to 4 week। टाइम ऑफ सस्पेंशन लिखें 4 days to 4 week। 4 दिन से लेकर 4 हफ्तों तक उसको रोका जा सकता है। वेयर वर्कमैन फाउंड नॉट गिल्टी, तो क्या होगा? अगर वो मिसकंडक्ट करता हुआ ना पाया गया तो क्या होगा? उसको बहाल कर दिया जाएगा। सस्पेंशन जो हुई थी उसको रिकॉल कर लेंगे। सस्पेंशन ऑर्डर को क्या करेंगे? रिकॉल कर लेंगे। समझ आ गई?
अच्छा, अगर वो सस्पेंड हो गया तो फिर पनिशमेंट आ जाएगी 15(2) में, फाइन भी हो सकता है। नंबर 2 पे विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है और डिसमिसल। 4 किस्म की उसकी पनिशमेंट है। पहली लिखें, पहली है फाइन, उसको जुर्माना कर दें पैसों की सूरत में, ठीक है, फाइन हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, उसकी प्रमोशन रोक देंगे। नंबर 3 पे रिडक्शन, कमी, उसको एक दर्जा है तनजली, इसे क्या कहते हैं, हाँ तनजली। नंबर 4 डिसमिसल, ये है जनाब, उसको बरतरफ कर देंगे, निकाल देंगे। समझ आ गई सर? तो इस पर वो सिर्फ मिसकंडक्ट के बारे में पूछे तो मिसकंडक्ट पे लिख दें। चार्जशीट और पनिशमेंट दोनों एक ही चीज़ है, ये पनिशमेंट है, 15(2) में पनिशमेंट है। डिसमिसल, हाँ हाँ, ये चारों में से कोई हो जाएगी ना, जितनी उसकी उसका एक्ट होगा उसके मुताबिक उसको सजा दे दी जाएगी, जो प्रूव हो गया। ये चार्जशीट क्यों फ्रेम हुई है, ताकि एविडेंस कलेक्ट की जाए और उसको सजा दी जाएगी। हाँ जी, नामुनासिब रवैया भी हो गया, बहुत हो गया हमारे साथ, ये मुझे मोड़ दिया इसने ये तो वो तार है ना, ऐसे उलझ गया था मैं उसमें। अच्छा, मिसकंडक्ट के बाद क्या है जी, NIRC। NIRC किसे कहते हैं? NIRC मैं अब मुख्तसर करता हूं। NIRC ये भी एक सवाल है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। ये कमीशन वो नहीं है जो कमीशन वो ले लेते हैं। अब देखो, नेशनल किसे कहेंगे? कौमी। इंडस्ट्रियल सनती, रिलेशन ताल्लुकाती, और ये क्या है? वफद। कौमी सनती ताल्लुकाती वफद, ऐसे ही है। इसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिखें जी। ये क्या करेगा? ये जो फेडरल लेवल के इश्यूज है ना, उसको सेटल करेगा। जस्ट लाइक क्या करेगा? देखो, इसके लफ्ज कौमी सनती ताल्लुकाती वफद, इसने कौमी लेवल पर जो सनती तनाज़े हैं उनको हल करना है। हमने सारी सतहें पढ़ ली है ना। अगर मैं कहूं लोकल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, क्या होगा? लोकल। अगर मैं कहूं प्रोविंशियल रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, तो क्या होगा? हाँ, तो अब ये है वफाक का। अच्छा, इसकी रेलिवेंट प्रोविजन है 49 से 55 तक। RP है, जो मेरे पास है वो तो मैं लिख देता हूं। इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगी? बिल्कुल ठीक है, बड़ा जबरदस्त यार, तो इन्हें इधर पे जो है इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। वफाक करेगा, इसको बनाएगा, कायम करेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर 8 मेंबर्स होंगे। 8 मेंबर्स, 8 M, हाँ 8 मेंबर होंगे जी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जैसे एस्टेब्लिशमेंट होगी, इस मेंबर की अपॉइंटमेंट, 8 M से मुराद 8 मेंबर। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखिए, सारे सवाल इतने इंटरलिंक हैं और सारे अपॉइंटमेंट एस्टेब्लिशमेंट इससे मिलते जुलते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी?
ये भी फेडरल गवर्नमेंट क्वालिफाइड करेगी इसको, इसके मेंबरों को। अब आ जाते हैं वो, जैसे हमने लेबर कोड के नहीं पढ़ा था फंक्शन और पावर, वैसे एनआईआरसी के वो लेबर कोड इंडिविजुअल देख रहा है, ये वफाक पे देख रहा है। चले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। डिटरमिन, अच्छा इसके फंक्शन, अब ये सारी चीजें लिख के ना फिर आपने इसके फंक्शन लिख देने। क्या फंक्शन ऑफ एनआईआरसी, फंक्शंस ऑफ एनआईआरसी, क्या इसके फराइज है। देखिए वो जो 4 डिस्प्यूट है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेशनल लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वर्क। अच्छा आपने ये साथ जरूर लिखना है, सिवाय लोकल वाले के, इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन और नेशनल ट्रेड यूनियन, जिसे फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कहते हैं। फंक्शन क्या करेगा, ये क्या आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा रिगार्डिंग किस किस क्या करेगा जी, पहले उसने सिर्फ डिटरमिन करना है, किन किन को, रिगार्डिंग ए में लिखें जी इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, अच्छा बी में लिखें इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सी में लिखें कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये हमारा नहीं है वैसे, कन्फेडरेशन सिर्फ आपको उसमें लिखा हुआ है, कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी नहीं है, फेडरेशन है। अच्छा फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, नेशनल लेवल, अदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब देखिए ये हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई है। अब 3 कैटेगरीज को पता क्या करना है आपने, उसके 3 कैटेगरीज के फंक्शन बताने हैं। फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन पहला, फंक्शन ऑफ एनआईआरसी किसके मुताबिक, इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन। अब वो कहता है यहां पे उसके क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कौन सी वाली, इंडस्ट्री वाइज वाली, इसकी इंडस्ट्री की वो करेगा। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन किसे कहते हैं, फैसला करना। अब ये ट्रेड यूनियन जो मैंने लिखा है ना, इससे मुराद ये वाली ट्रेड यूनियन है पर्टिकुलरली। अच्छा रजिस्ट्रेशन, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, यहां भी ये ट्रायल भी कर सकता है। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, एडवाइस टू गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी बात जो उसके सामने आ जाए, हाँ जी बात समझ आ गई। ये क्या कर रहा है, एनआईआरसी का फंक्शन है। अगर ये बात समझ आ गई, ये किससे मुतल्लिका है, अगर मैं इसको मिटा दूं, हाँ फिर मैं दूसरे नंबर पे उसको लिखूंगा, किसको,
फेडरेशन में, उसमें भी इसका फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें भी इसका यही फंक्शन है। ये जब मुकम्मल कर लूंगा फिर मैं तीसरे नंबर पे क्या लिखूंगा, कन्फेडरेशन। समझ गए? तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एनआईआरसी के क्या करना है, जैसे नीचे कंसीलिएटर लेबर कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कर रही है, वही एनआईआरसी मुल्की सतह पर मामलात को देखेगा। ठीक है, अच्छा अब बताएंगे और कुछ रह गया? कितने सवाल हो गए अंदाजा? दस हो गए? चलो, एक 5 काइंड्स हैं वर्कमैन की, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। वर्कमैन की 5 काइंड है। एक ही इंसान में 5 तरह के रूप। मैं वैसे लिख देता हूँ, समझा देता हूँ कौन कौन से हैं काइंड्स ऑफ वर्कमैन। पहला कौन सा है जी? टेम्परेरी। कौन सा? टेम्परेरी वर्कमैन। टेम्परेरी वर्कमैन। दूसरा, सॉरी इससे पहले अप्रेंटिस है, ये दूसरा है। इससे पहले कौन सा है? अप्रेंटिस। इसे क्या कहते हैं? सीखने वाला। अप्रेंटिस लायर नहीं होता, अप्रेंटिस लायर होता है, अप्रेंटिस वर्कमैन भी होता है। वर्कर के साथ साथ जो साथ साथ हेल्प करे, जैसे सीनियर के साथ जूनियर। 6 माह का आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। आपने अभी लॉ करना है ना, 3 साल मुकम्मल करने, आपने इंटीमेशन भेज देनी है बार काउंसिल को कि मैंने लॉ कर लिया, अब मुझे अप्रेंटिस कंसीडर करें, मैं अभी सीखने वाला हूँ। इसको अप्रेंटिस को, हाँ ऐसा जो ट्रेनी जिसको कहते हैं, जो ट्रेनी होता है ना वो अप्रेंटिस होता है। तो उसकी ना कोई तनख्वाह होती है, कोई अपनी सवाबदीदी इख्तियार है, कोई उसको दे दें तो दे दें, इसकी तनख्वाह शनख्वाह नहीं होती। ठीक है, तो वर्कमैन में भी अभी आप लॉयर अप्रेंटिस अपने आप को कंसिडर करें, अब बन जाएंगे ना अप्रेंटिस लॉयर। इस तरह काइंड्स ऑफ वर्कमैन में एक होता है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस वर्कमैन। वो कौन सा होता है? सीखने वाला। टेम्परेरी कौन सा होता है? आरजी। ये कौन सा आरजी मजदूर है? जिसने ऐसा काम जो 9 माह से पहले खत्म हो जाए उसमें वो वर्क करे तो वो टेम्परेरी वर्कमैन होगा। यानी जैसे सड़कें बनाना, मजदूर हायर कर लेते हैं ना, वो सड़क 2-3 महीने में बनी, खत्म, चलो जी अपने अपने करो। उसको राइट्स, कोई राइट्स नहीं है कि वो आके अपने हकूक के लिए लेबर कोर्ट आ जाए, क्योंकि वो है ही टेम्परेरी। उसको आरसी वक्त के लिए रखा और उस वक्त से पहले ही उसको हमने फारिग कर दिया। उसको लॉ गारंट नहीं कर रहा, गारंटर नहीं बन रहा कि आपको कोई राइट्स दिए जाए। अच्छा, एक होता है बदली वर्कमैन। बदली, ये जो तुमने बदला है, ये बदला है या हाँ बदली है। यार आप ना हो, किसी और को भेज दो तो वो नेमुल बदल नहीं हो गया? भाई मैं आज नहीं आ रहा, किसी और को भेज दूं, हाँ तो वो बदल हो गया, वो बदली लायर हो गया है। बदली लायर समझा दिया इन्होंने हमें आज। अब बदली कौन होगा? वैसे तो किसी का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता, हर शख्स अपनी एक पहचान रखता है। यहां पे वर्क की बात हो रही है। बदली वर्कमैन से मुराद नेमुल बदल है।
यानी जो वर्क पर नहीं आया उसकी जगह जो वर्क करे वो बदली वर्कमैन है। इसके अंदर लफ्ज भी लिखा, ए वर्कमैन हु इज अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ ए परमानेंट वर्कमैन आर प्रोबेशन हु इज टेम्परेरीली एब्सेंट, जो आर्जी तौर पर गैर हाजिर हो जाए उसकी जगह पर जो परमानेंट वर्कमैन काम करेगा वो बदली वर्कमैन कहलाएगा। अब इसके अंदर एक और है प्रोबेशनर। कौन सा? ये कौन सा होता है? प्रोबेशनर। और पांचवें पे कौन सा है? परमानेंट। अब प्रोबेशनर कौन सा होता है जी? 3 माह का होता है। ए वर्कमैन हु इज प्रीवियसली एम्प्लॉयड टू फिल ए परमानेंट वैकेंसी फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। ये अक्सर कहते नहीं प्रोबेशन पर भेज दिया है एक ऐसे वर्कमैन को जिसको ऐसे ऊपर प्रमोट कर देना, लेकिन उसको फॉर द टाइम बीइंग 3 माह के लिए प्रोबेशन पे भेज देना या एक इदारे से निकाल के दूसरे इदारे में भेज देना, तो वो प्रोबेशन होता है। एक है परमानेंट। परमानेंट कौन सा होता है? ए वर्कमैन हु हैज बीन एंगेज्ड ऑन अ वर्क ऑफ ए परमानेंट नेचर लाइकली टू लास्ट मोर देन 9 months एंड ही हैज सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड ए प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 3 months in the same or other establishment during the strike and lockout but not including illegal strike or lockout। वो कहता है मुस्तकिल वो वक्त जो ऐसे काम के लिए रखा गया जिसका दौरानिया 9 माह से ज्यादा हो। देखो 9 माह से कम होगा पर परमानेंट में नहीं आएगा, वो टेम्परेरी में आएगा, उससे बढ़ जाएगा मुस्तकिल हो जाएगा, वो परमानेंट है। अब वो परमानेंट ही किसी को किसी पोस्ट पर चला जाएगा 3 माह के लिए तो वो प्रोबेशन हो जाएगा। अगर परमानेंट गैर हाजिर हो जाएगा, कोई और उसकी जगह काम करेगा तो वो बदली हो जाएगा। अब बाकी चीजें परमानेंट से कनेक्ट कर रही हैं, अप्रेंटिस और टेम्परेरी इसमें फॉल नहीं करते। अप्रेंटिस सीखने वाला है, टेम्परेरी आर्जी है। अब प्रोबेशन और ये बदली ये सारे परमानेंट हैं बेसिकली। परमानेंट जो होगा उसी की गैर हाजिरी में नेमुल बदल यानी बदली वर्क करेगा, और अगर किसी को 3 माह के लिए प्रमोट करके प्रोबेशन पर भेज देंगे कुछ अरसे के लिए तो वो भी परमानेंट में आएगा, लेकिन वो प्रोबेशनरी कहलाएगा। अच्छा, ये इसके ऊपर सिर्फ काइंड्स की हद तक वो अगर कोई बात पूछे, क्योंकि इसकी सिर्फ 5 इसके नाम दिए गए हैं। नहीं, कंट्रैक्चुअल जो होता है वो इसमें टेम्परेरी में ही आता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, वक्त पर उसको, यानी कि वो जो के। अच्छा, एक और है रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस। आखिरी बात मैं करूंगा, रिड्रेसल ऑफ क्या है जी? रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस। इंडिविजुअल किसे कहते हैं और ग्रीवेंस किसे कहते हैं? तकलीफ, शिकायत, दुख है। और रिड्रेसल किसे कहेंगे? दाद रसी, इनफरादी तकलीफ की दाद रसी। इनफरादी तकलीफ से क्या मुराद है? यानी उस वर्कमैन की अलग से, कौन सा वर्कमैन जो अभी किसी ट्रेड यूनियन का अगर हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उसको इनफरादी तौर पे अगर कोई ज़रा तकलीफ पहुंच गई है, उसका कोई ग्रीवेंस है। ग्रीवेंस क्या हो सकता है? उसको मुलाजमत से निकाल दिया, ये उसका ग्रीवेंस है, ठीक है ना। वो कहता है कि केसेस फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एनी राइट गारंटेड टू वर्कमैन बाय IRO और एनी अदर लॉ। वो कहता है पहले तो ये बात होगी कि जब उसको किसी कानून ने हक दिया हो, फिर वो इनफरादी तौर पे आएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा? अगर टर्मिनेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, डिसमिसल हो जाए, रिट्रेंचमेंट हो जाए, ये 4 चीजें हैं। दाद रसी कब मिलेगी? पहला क्या है? टर्मिनेशन। दूसरा रिमूवल। तीसरा डिसमिसल है, चौथा है डिसमिसल।
देखो अगर टर्मिनेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, हाँ रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं? रिट्रेंचमेंट, इस पे भी सवाल है। तखफीफ, तखफीफ किसे कहते हैं? कमी करना। सरप्लस पूल में भेज देते हैं, जब इजाफी मजदूर आ जाए ना फिर वो कहते हैं रिट्रेंचमेंट। चलो जी, लास्ट कम फर्स्ट गो, इसके लिए कौन सा असूल होता है? लास्ट कम फर्स्ट गो रिट्रेंचमेंट का असूल है। अभी जो आपकी क्लास में सबसे आखिर में आया वो आप ही आए थे। सर आपको पहले जाना पड़ेगा क्योंकि यहां असूल है लास्ट कम फर्स्ट गो। मैंने जब देखा तो आप आखिर में आए थे, वो तो मेरे सामने तो अभी था। अब यानी अगर मैंने फैक्ट्री से मजदूरों को निकालना है ना तो मैं असूल क्या रखूंगा? जो मैंने आखिर में भर्ती किया है उसको पहले निकालूंगा। ये फैक्ट्री नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मिसाल दे रहा था हैं, हाँ वो तो फिर ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड इज गोल्ड हो जाएगा, फिर इसलिए इसको पहले निकालो ना। अब असूल कानून कहता है रिट्रेंचमेंट। अब यहां डिस्क्रिमिनेशन हो गई, भाई आखिरी वाले को रखा हुआ है, पहले वाले को निकाल दिया, हो सकता है ना। तो वो वर्कर इंडिविजुअली तौर पर मुतासर हो गया, तो फिर उसके पास दाद रस्सी उसने लेनी है। फिर वो कहां जाएगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रोसीजर है इसका रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस का। सबसे पहले ग्रीवेंस नोटिस देगा। सबसे पहले क्या करेगा? ग्रीवेंस नोटिस देगा। किसको? टू द एम्प्लॉयर एंड अफेक्टेड पर्सन। पहले नंबर पे ये हो गया जी, ग्रीवेंस नोटिस होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? मोड ऑफ गिविंग नोटिस। वो कैसे नोटिस देगा? बाय हिमसेल्फ और बाय सीबीए। सीबीए कौन है? हाँ, ग्रीवेंस नोटिस देगा। ग्रीवेंस नोटिस किसके जरिए देगा? आज खुद जाकर दे दे या वो सीबीए के जरिए दे। लिमिटेशन कितनी है इसकी? 1 month व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइज, यानी जब उसको निकाला उसके 1 माह के अंदर अंदर उसने नोटिस देना है। ये भी ख्याल करना है, इसमें लिमिटेशन की बातें बहुत जरूरी है। विद इन 1 month व्हेन ही टर्मिनेट। अच्छा जी, 1 महीने का नोटिस हो गया। डिसीजन बाय एम्प्लॉयर विद इन 15 days, 15 दिन में डिसीजन देगा उस नोटिस का। कौन? डिसीजन बाय एम्प्लॉयर विद इन 15 days, 15 दिन में डिसीजन देगा एम्प्लॉयर। फिर लिखे कम्युनिकेशन टू वर्कमैन, उस डिसीजन को कम्युनिकेट करेगा वर्कमैन को। कम्युनिकेशन टू वर्कमैन। अच्छा, इसके बाद फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन भी है। अगर वो फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, एम्प्लॉयर और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कमैन, तो वर्कमैन किधर जाएगा? जी, लेबर कोर्ट में जाएगा। अगर डिससेटिस्फाइड है या कम्युनिकेट नहीं हुआ, यानी 1 माह का नोटिस, 15 दिन इंतजार करना है, उसके बाद किधर चले जाना है? लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में क्या करेगा? ग्रीवियंस पिटीशन फाइल करेगा। टू फाइल दी, लेबर कोर्ट में चला जाएगा। और इसमें अगर उसको कम्युनिकेशन हो गई है तो 2 month, 2 माह के अंदर अंदर उसने क्या करना है? 2 माह में उसने अप्रोच करना है लेबर कोर्ट को। किसने? जिस वर्कमैन को निकाला गया। फिर प्रोसीजर ऑफ लेबर कोर्ट भी है। लेबर कोर्ट का मुख्तसर सा प्रोसीजर है। वो उस पर क्या करेगी? वो उसका ट्रायल करेगी और उसको अवार्ड अनाउंस कर देगी, उसका अपना डिसीजन दे देगी। ट्रायल कैसे करेगी? वही ट्रायल जो मैंने आपको पहले बताया, जो सिविल और क्रिमिनल का ट्रायल है, वो ट्रायल लेबर कोर्ट करेगी ग्रीवियंस नोटिस के खिलाफ। ग्रीवियंस पिटीशन में वो ट्रायल करेगी और ट्रायल करने के बाद अपना फैसला सुना देगी। ग्रीवियंस पिटीशन, ग्रीवियंस पिटीशन। सर एक सवाल पूछा किसी ने, रिट्रेंचमेंट और रीएम्प्लॉयर। रिट्रेंचमेंट तो यही
रीएम्प्लॉयमेंट दोबारा से मुलाजमत देना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना। जो सीजनल फैक्ट्रियाँ होती हैं अक्सर वो सीजन पे फैक्ट्री, जैसे गन्ने की फैक्ट्रियाँ, गन्ने वाली नहीं, माल्टे की, गन्ने की, ये क्या करती हैं, ये मौसम आने पे दोबारा भर्ती करते हैं बंदों को। मौसम गया फैक्ट्री क्लोज, मौसम आ गया दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट हो गई। हाँ, वो सीजनल होती है, वो तो उनके ऑफिस वर्क में आ गया ना, वो लेबर में नहीं आएगा। जो मैनेजमेंट में आ गया, जो दफ्तरी अमूर के काम कर रहा है, वो लेबर में नहीं आएगा, वो उसका ऑफिस स्टाफ है, वो परमानेंट है। जो लेबर की बात हो रही है वो है कि वो उसको दोबारा से मुलाजमत पर रख सकता है। तो इस तरह से ये मैं कोशिश की है कि आपको लेबर लॉ समझा सकूं, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको कामयाब करे। थैंक यू।